नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने जनजाति आंदोलन को पूरा पढ़ लिया था, बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया था। अब विद्यार्थियों मैं जो है आता हूँ प्रजामंडल आंदोलन की ओर। प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है। इसके अलावा भी जैसे हम पढ़ना चाहें तो प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है वो। उसमें हम अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, है ना, माणिकलाल वर्मा, ऐसे नामों को पढ़ते हैं। लेकिन वैसे क्रांतिकारी में माणिकलाल वर्मा का नाम तो नहीं आता, अर्जुनलाल सेठी का आता है, केसी सिंह बारहट का आता है, विजय सिंह पथिक का आता है। लेकिन कहीं न कहीं इनको हमने पढ़ लिया है ना। और आप अपने स्तर पे पढ़ लेना, और समय रहा तो अंत में जब हमारा पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद मैं इन टॉपिकों को और ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है। तो अभी तो मैं फिलहाल प्रजामंडल आंदोलन को बढ़िया से करवा के और एकीकरण करवा के और फिर मैं जो है अगले सेगमेंट पे आ जाऊंगा। या तो विश्व इतिहास प्रारंभ करेंगे या हम जो है आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ करेंगे। ठीक है। दोनों में से कोई एक प्रारंभ करेंगे, फिर प्राचीन भारत पूरा हो जाएगा उधर से, तो फिर हम अगले सेगमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आज के टॉपिक की हेडिंग डालता हूँ प्रजामंडल आंदोलन, और वो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखो विद्यार्थियों, एक बेसिक परिचय करेंगे। परिचय करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़ा टॉपिक है, और बड़े टॉपिक की पृष्ठभूमि को समझना, उसका परिचय करना बेहद आवश्यक होता है। परिचय करेंगे। परिचय में हम जो है एक तो थोड़ा सा परिभाषा, या मैं कहूँ प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है, वो हम देख लेंगे। अर्थ और इनके क्या उद्देश्य थे वो देख लेंगे। उद्देश्य, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मतलब बेसिक चीज़ें देखेंगे। कंपटीशन में आपके एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से नहीं बनेगा। RAS मेंस यदि आप लिखो तो यहाँ से सवाल बन सकता है, वरना स्कूल व्याख्याता की एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड की, मतलब हाँ स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कॉलेज व्याख्याता, या कोई और एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम यहाँ से लगभग सवाल नहीं बनाती। ठीक। यहाँ से सवाल बनते हैं। प्रमुख प्रजामंडल, दूसरा जो हम बिंदु पढ़ेंगे इसमें, ये पेन खराब हो चुके हैं, चलिए बदलने पड़ेंगे भैया पेनों को, काफ़ी दिन हो गए इनको, 4-5 महीने से चल रहे हैं। अब विद्यार्थियों अंत में हम पढ़ेंगे, अंत में क्या है, इस टॉपिक का जो दूसरा टाइटल रहेगा वो रहेगा प्रमुख प्रजामंडल। ठीक है। प्रमुख प्रजामंडल जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन दो डायमेंशंस को छूते हुए अगली 3-4 घंटे की क्लास इसमें चलेंगी, यानी कि 4-5 क्लासें प्रजामंडल आंदोलन पे चलने वाली हैं। ठीक है। अब मैं आता हूँ अर्थ, उद्देश्य और आवश्यकता, इनके ऊपर, है ना। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है ना, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं बताऊं, प्रजामंडल जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रजा और एक शब्द है मंडल। प्रजा धन मंडल, है ना, बराबर प्रजामंडल। संधि नहीं है, संयोग है ना। संधि में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। यहाँ पे कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। प्रजा और मंडल दोनों को जोड़ दिया, प्रजामंडल, मतलब एज इट इज, जैसा था वैसा का वैसा है ना। तो विकार नहीं है, इसलिए संधि नहीं है, संयोग है। प्रजामंडल का जो शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों, वो होता है जनता का संगठन, है ना, जनता का संगठन। ये तो था इसका अर्थ। सॉरी, मैं बताऊं उद्देश्य, उद्देश्य क्या था प्रजामंडल का। वो उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, है ना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना ये लोग चाह रहे थे। क्यों चाह रहे थे वो हम पढ़ेंगे आवश्यकता में। मतलब उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था। रियासत के जो राजा लोग जो थे वो, और कुछ अंग्रेजी शासक भी थे, यानी कि जो भारत को 2 भागों में बांट रखा था, मैंने आपको एक दिन बताया था।
संपूर्ण भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा तो था स्थानीय शासकों के पास यानी कि रियासतों के पास, और दूसरा हिस्सा जो था वो था अंग्रेज़ों के अधिकार में, जिसको हम ब्रिटिश भारत बोलते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में अंग्रेज शासन करते थे और शेष जो भारत था उस पर देसी राजाओं का शासन था, जिसमें अनेक राजा थे, अनेक राजाओं की अनेक सेनाएं थी, अनेक झंडे थे, अनेक संविधान थे। संविधान का मतलब अपने कानून थे, है ना, ऐसे कोई लिखित संविधान नहीं था, अपने कानून थे बस। तो इस प्रकार से अलग अलग कानूनों के चलते आम जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनका शोषण किया जा रहा था, उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे, है ना, और काम संपूर्ण जनता करती थी और आनंद पूर्वक जिंदगी गुजारने का काम ये शासक लोग कर रहे थे। इन सब गतिविधियों के विरोध में और आम जनता ने आंदोलन जो खड़ा किया वो आंदोलन था प्रजामंडल आंदोलन। तो आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य तो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन क्या होता है? उत्तरदायी शासन ऐसा शासन होता है जिसमें एक प्रधानमंत्री हो, उसकी एक मंत्री परिषद हो, है ना, विधान परिषद हो, और विधानसभा हो, और वो जो सरकार है वो सरकार आम जनता से सामान्य शुल्क ले और उस शुल्क के बदले में जनता के प्रत्येक कार्य के लिए अपने आप को उत्तरदायी माने। ऐसी सरकार की स्थापना करना इस प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी ये आप समझ गए होंगे कि अत्याचारपूर्ण शासन के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए यह आंदोलन आरंभ करना पड़ा। ठीक है, तो आप आवश्यकता समझ गए होंगे, उद्देश्य समझ गए होंगे, अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं ब्रीफ में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से ज़्यादा माथापोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अर्थ तो सीधा सा है इसका, प्रजा धन मंडल, है ना, बराबर प्रजा मंडल बराबर क्या हो गया? प्रजामंडल। और इसका जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ? जनता का संगठन, है ना, जनता का संगठन, जनता का संगठन इसका अर्थ हुआ। ठीक है, जनता का संगठन इसका अर्थ हुआ। ठीक है, ये था प्रजामंडल। दूसरा हम लिखें इसके उद्देश्य के बारे में कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य की मैं बताऊंगा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, है ना, इसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रियासती राजा थे वो जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और उनके नियम कानून या उनकी शासन प्रणाली से आम जनता खुश नहीं थी, है ना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना क्योंकि रियासतों के राजा जनता पर अत्याचारपूर्ण शासन कर रहे थे, अत्याचारपूर्ण शासन कर रहे थे, अत्याचारपूर्ण शासन कर रहे थे, इसलिए जनता परेशान थी, इसलिए जनता परेशान थी। ठीक है, इसलिए जनता परेशान थी और इन सब कारणों के चलते प्रजामंडल आंदोलन करने का निर्णय इन लोगों ने लिया, है ना। तो उत्तरदायी सरकार क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बोल के सुना ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। ये लीजिए, उत्तरदायी सरकार मतलब ऐसी सरकार, ये मेंस में या साक्षात्कार में इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसी सरकार जिसमें एक प्रधानमंत्री हो, पीएम हो, उसकी मंत्री परिषद हो, उसकी
मंत्री परिषद हो, है ना। इसके अलावा सदन, दोनों सदन होने चाहिए, है ना। सदन हो, सदन हो, ठीक है, तथा सदन हो तथा सरकार, तथा सरकार जनता से, तथा सरकार जनता से, तथा सरकार जनता से एक सामान्य शुल्क वसूले, सामान्य शुल्क वसूले, बदले में, बदले में जनता के प्रत्येक कार्य के प्रति उत्तरदायी हो, प्रत्येक कार्य के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है। बदले में जनता के प्रत्येक कार्य के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसी जो सरकार होती है वो उत्तरदायी सरकार कहलाती है। और ऐसी शासन व्यवस्था आम जनता यहाँ पर स्थापित करना चाह रही थी, इसलिए प्रजामंडल आंदोलन आरंभ किया गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे प्रजामंडल आंदोलन आरंभ क्यों किया, आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। अब आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें भी वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं। वही बात है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बात मैंने लिख दी, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आम जनता परेशान थी अत्याचारपूर्ण शासन के खिलाफ, है ना। जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु यह आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता में भी आप यही कारण दे सकते हैं, ये जो देखो उद्देश्य तो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये हो जाएगा उद्देश्य में। आवश्यकता में आप यहाँ से दे सकते हैं, रियासतों के राजा जनता पर अत्याचारपूर्ण शासन कर रहे थे, इसलिए जनता परेशान थी और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाह रही थी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे आवश्यकता में। आप तीनों पॉइंटों को बढ़िया तरीके से मुझे लगता है समझ गए होंगे, ठीक है। आपकी कोई शंका नहीं रही होगी, कोई शंका हो भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या शंका है, हम उसका समाधान अगली क्लास में बढ़िया तरीके से कर देंगे, या आपको व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया विद्यार्थियों। अब हम आते हैं प्रमुख प्रजामंडलों की ओर, है ना। प्रमुख प्रजामंडल, जिसमें पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में प्रजामंडल की जो स्थापना होती है प्रजामंडलों की, वो कैसे होती है ना, ये बात मैं बताना चाहूँगा। तो देखो 1900 करीब 18 से पहले राजपूताने में और राजनीतिक जनजागृति का काम बहुत कम था, नगण्य था एक तरीके से, है ना। लेकिन 1918 के बाद राजपूताने में राजनीतिक जनजागृति का काम हुआ, है ना। कई राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई, राजपूताना मध्य भारत सभा हो, है ना, या मारवाड़ हितकारिणी सभा हो, है ना। ऐसी कई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसके चलते राजपूताने में भी जनजागृति का काम आरंभ हुआ, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, कुछ ऐसे क्रांतिकारी नेता भी थे, विद्वान भी थे, जिनमें विजय सिंह पथिक का नाम लिया जा सकता है, केसरी सिंह बारहट का नाम लिया जा सकता है, अर्जुन लाल सेठी का नाम लिया जा सकता है। ये ऐसे विद्वान थे, इन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी और राजपूताने में जनजागृति का काम किया था, ठीक है। और इसके अलावा मैं बताऊं 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन आयोजित हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों को अपने दायरे में लिया। इससे पहले कांग्रेस जो थी अपने मतलब हस्तक्षेप की नीति अपना रही थी रियासतों के प्रति, ठीक है। तो एक तो 1938 के बाद कांग्रेस के दायरे में रियासतों का आना, और 1918 के बाद से ही और विभिन्न राजनीतिक संगठनों का सक्रिय होना, इन दोनों कार्यों की वजह से और प्रजामंडल आंदोलन तेज हुआ उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, और विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई और उत्तरदायी शासन के लिए इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है। ये एक बेसिक पृष्ठभूमि थी, मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा, आप जो है इसको उतारें बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है इसको प्रारंभ करेंगे। ये वाला टॉपिक हमारा हो गया है परिचय वाला।
प्रमुख प्रजामंडल हम पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान में इनकी स्थापना कैसे होती है उसका एक बैकग्राउंड मैंने आपको बोल के सुनाया, वो मैं आपको बता देता हूँ। और फिर हम जो है लिखना प्रारंभ, बोल के तो बता ही दिया, अब मैं उसको लिख देता हूँ, फिर प्रमुख प्रजामंडल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको उतारें। ठीक है, परिचय हो गया। प्रमुख प्रजामंडल, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। राजस्थान में प्रजामंडल ऐसे हेडिंग डाल दें आप, है ना, कि राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना आखिर कैसे होती है। राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना आप ऐसे हेडिंग डालें, राजस्थान में प्रजामंडल। ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूँ। हाँ, ये लीजिए, राजस्थान में प्रजामंडल। राजस्थान में प्रजामंडल, ठीक है, राजस्थान में प्रजामंडल। तो इसका भी एक बेसिक इंट्रो सॉरी आप लोगों के समक्ष मैं रख देता हूँ। वैसे तो रखने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने आपको बोल के बता ही दिया, वही बात है, इसके अलावा जो है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधा लिख ही देता हूँ यहाँ पे। 1918 के बाद 1918 के बाद 1918 के बाद राजपुताने में जन जागरूकता आई। जन जागरूकता आई। जन जागरूकता आई क्योंकि कई राजनैतिक संगठन स्थापित हो चुके थे। कई राजनीतिक संगठन स्थापित हो चुके थे। ठीक है, कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे वो हम उन संगठनों को पढ़ेंगे उनके प्रजामंडलों के साथ ही। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्थापना हो चुकी थी। वहीं विभिन्न नेताओं व विद्वानों के द्वारा भी राजनीतिक जागृति का कार्य किया जा रहा था। जागृति का कार्य किया जा रहा था। विभिन्न जागृति का कार्य किया जा रहा था। ठीक है, कुछ विद्वानों ने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी और जन जागरूकता का काम किया, वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। कुछ विद्वानों ने जिसमें विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, क्रांतिकारी भी इनको हम कह सकते हैं, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी को तो हम समय मिला तो पढ़ेंगे जरूर, इनके ऊपर तो पूरी एक क्लास चलेगी, है ना। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, इसके अलावा मैं बताऊं यहाँ पे केसरी सिंह बारहट, है ना, केसरी सिंह बारहट आदि लोग थे, है ना, केसरी सिंह बारहट आदि थे, ब्रैकेट में डाला मैंने। कुछ विद्वानों ने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से
अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरूकता का कार्य किया था। जन जागरूकता का कार्य किया, ठीक है, जन जागरूकता का कार्य किया। तो इस वजह से 1918 के बाद राजपूताने में और जन जागरूकता फैली, ठीक है। 1938 की भी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, है ना, सुभाष चंद्र बोस वाला, SC बोस, ये अध्यक्षता की थी। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों को अपने दायरे में ले लिया, अपने दायरे में लिया, लिख देता हूँ, अपने दायरे में लिया, ठीक है। इससे पूर्व कांग्रेस रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपना रही थी, हस्तक्षेप की नीति अपना रही थी, ठीक है। इससे पूर्व कांग्रेस जो थी वो रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपना रही थी। इस वजह से और जागरूकता नहीं आई, लेकिन 1938 के बाद कांग्रेस ने क्या किया, रियासतों को अपने दायरे में ले लिया। इसके चलते जो है जन जागरूकता आई और राजनीतिक मांगों को मजबूती के साथ पर इन रियासतों ने उठाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हस्तक्षेप की नीति रही थी। इस कारण मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस कारण 1938 के बाद रियासतों ने अपनी राजनीतिक मांगों को मजबूती के साथ उठाया, ठीक है, अपनी मांगों को मजबूती के साथ उठाया। तो ये था प्यारे साथियों एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके सामने रखा कि राजस्थान में और प्रजामंडल आंदोलन किस प्रकार से स्थापित हुए, किस प्रकार से राजनीतिक चेतना यहाँ के लोगों में आई, ठीक है। समझ गए होंगे आप बढ़िया तरीके से, मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब हम जो है बात करते हैं कि पहला जो प्रजामंडल था राजस्थान का वो था जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं बेसिक परिचय, और फिर हम जो है अगली क्लास में इसको पूरा भी कर लेंगे। देखो जयपुर प्रजामंडल में होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि कई राजनीतिक संगठन स्थापित हो चुके थे 18 से पहले भी और 1918 के बाद भी स्थापित हुए, है ना। 1918 से पहले के जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में स्थापित हुआ था। उससे पहले हमने पढ़ा मुरदर मित्र हितकारिणी सभा, है ना, और मारवाड़ हितकारिणी सभा, इनकी स्थापना 1918 या 1918 के समथिंग हो गई थी, उससे पहले हो गई थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, फिर 21 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई, 1925 में चरखा संघ की स्थापना हुई, है ना। 1911 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। कई किताबें 1914 भी बताती हैं, और जब मैंने भी आपको जो है बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था तो उसमें विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1914 लिखवाया था। आप ये करेक्शन ज़रूर सुधारें और बिचौलिया किसान आंदोलन में जाके विद्या प्रचारिणी सभा को 1911 भी लिखें। दरअसल
आरपीएससी क्या मानेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कई किताबें 1911 लिखती हैं और कुछ किताबें ऐसी हैं जो 1914 लिखती हैं। ठीक है, मैंने मेरे नोट्सों में जब मैंने तैयारी की थी उस दरमियान 1914 ही लिखा हुआ था, तो वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब मैंने कई किताबें और देखी तो उसमें मुझे 1911 मिला। तो आप क्या करेक्शन करेंगे? करेक्शन में रेड अक्षर में यहाँ पे लिख देता हूँ सुधार। क्या सुधार करना है? ये सुधार करना है विद्यार्थियों, विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ाया है, उसको मैंने 1915 लिखा दी, 1914 लिखाया है वहाँ पे, है ना। क्या लिखाया है? 1914 लिखाया है। तो इस 1914 की जगह आप 1911 लिख लेना। ठीक है, 1914 भी याद रखना, क्या पता 1911 ऑप्शन में नहीं हो तो आपको 1914 कर देना है। ठीक है, लेकिन 1911 हो तो आप 1911 ही रखना। हरिभाई किंकर ने इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में की थी, ये बात मैं करवा चुका हूँ ना। और 1915 में तो फिर जो है बिजोलिया में भी स्थापना हुई थी, साधु सीताराम दास ने की थी विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना। वो सारी बात मैंने वहाँ पे बढ़िया तरीके से करवाई है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना और 1911 इसको कर लेना, विद्या प्रचारिणी सभा 1911। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ये कई जो संस्थाएं ऐसी स्थापित हुई थी उनके चलते। और जयपुर में क्या राजपूताने की लगभग अधिकांश रियासतों में जन जागृति का कार्य प्रारंभ हो गया था, है ना। जन जागृति का कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ऐसे ही जयपुर में भी एक चरखा संघ स्थापित हुआ था 1927 में, जिसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी। सॉरी, हीरालाल शास्त्री क्या, जमनालाल बजाज ने की थी, है ना। चरखा संघ जमनालाल बजाज 1927, सही है। ठीक है, वैसे चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में हो चुकी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। इसके कुछ सदस्यों के मध्य और पुलिस के मध्य झड़प हो गई। उस झड़प के चलते जयपुर की जो जनता थी वो जयपुर के शासक से खफा हो गई, है ना। यानी कि जयपुर शासक और जयपुर जनता के बीच में और एक दरार पैदा हो गई। उसके चलते जो है यहाँ पे सरकार ने एक समिति भी गठित की कि आखिर इस घटना का जायज़ा लिया जाए कि आखिर ये दरार क्यों बढ़ रही है। तो सरकार ने जो है एक समिति गठित की जिसमें नानकमल जौहरी और इफ्तिखार खान को के नेतृत्व में और एक सभा गठित की। सभा क्या, एक तरीके से आयोग बिठाया था, है ना, एक आयोग बिठाया था और इस प्रकार से घटना का जायजा लिया। इसी दरमियान 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना कर दी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी, जो कि राजपूताने का प्रथम प्रजामंडल माना जाता है। जयपुर प्रजामंडल किसने की स्थापना? कर्पूर चंद पाटनी ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मगर यह जो आंदोलन था वो ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाया और इसका आरंभ में जो उद्देश्य था वो था सामाजिक सुधार, है ना, सामाजिक सुधार ही था। कालांतर में इसका उद्देश्य राजनीतिक सुधार हुआ था करीब 1938 के बाद, है ना। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन हुआ। 1936 में हुआ था पुनः गठन, जिसमें पुनर्गठन का काम जमनालाल बजाज ने किया और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था जयपुर प्रजामंडल का 1936 में वो बनाया गया था हमारे, क्या नाम थे उनका, हाँ, चिरंजी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था जयपुर प्रजामंडल का। और हीरालाल शास्त्री भी इस समय मौजूद थे, उन्होंने भी राजनीतिक स्फूर्ति का काम किया, राजनीतिक जागृति का काम किया। इस प्रकार से 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ और 1938 में जाके इसका पहला अधिवेशन हुआ, है ना। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था 9 मई को, है ना, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की, है ना, जमनालाल बजाज ने की। और इस प्रकार से जयपुर में राजनीतिक कार्य आरंभ हुए। हीरालाल शास्त्री ने इसी समय शेखावाटी किसान आंदोलन के जो सदस्य थे उनको भी जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर लिया था। ठीक है, मगर फरवरी 1939 में
जयपुर के शासक ने इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया ना, अवैध घोषित कर दिया, जिसके चलते इस प्रजामंडल के सदस्यों ने अपने प्रजामंडल का मुख्यालय जो था वो आगरा ले गए। मगर जयपुर की महिलाओं ने जयपुर की महिलाएं क्या, विभिन्न महिलाओं ने प्रजामंडल को अवैध घोषित किए जाने का विरोध किया और सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया फरवरी 1939 में। फरवरी 1939 में सत्याग्रह आरंभ किया, जिसमें दुर्गा देवी, विद्या देवी, है ना, इंदिरा देवी, दुर्गा, विद्या, इंदिरा, है ना, शारदा, सुशीला, सुमित्रा, ऐसे नाम थे। इन महिलाओं ने जो है यहाँ पे सत्याग्रह किया। तब हीरालाल शास्त्री जी भी इनके साथ में थे, महिलाओं के साथ में थे। हीरालाल शास्त्री जी के कहने पर 12 मार्च 1939 को इन महिलाओं ने जयपुर दिवस भी मनाया। अंततः सरकार को महिलाओं के आगे झुकना पड़ा और महिलाओं व सरकार के मध्य, जयपुर सरकार के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते में जयपुर प्रजामंडल को पुनः वैध घोषित किया गया। तब 18 मार्च 1939 को इन महिलाओं का सत्याग्रह समाप्त हुआ। ठीक है, और उसके बाद अब देखो, इन कहानी को मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, उसके बाद की कहानी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लगभग समय हो गया है क्लास का, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई और ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1938-39 तक की घटना हम पढ़ लेते हैं और सॉरी, उससे आगे की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ठंड का माहौल है आजकल, दोपहर में भी यहाँ पे जो है रूम बिल्कुल ठंडा रहता है ना, बड़ी दिक्कत होती है। खैर चलो, जयपुर प्रजामंडल की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। जयपुर प्रजामंडल ना, जयपुर प्रजामंडल इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रथम प्रजामंडल जो पहला जो होता है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और आखिरी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बीच वालों से सवाल कम पूछे जाते हैं, जो विशेष सक्रिय होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। इसलिए जयपुर को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, आजकल जो सवाल बन रहे हैं ना, वो सवाल वैसे छोटे प्रजामंडलों से बन रहे हैं जिनकी भूमिका लगभग गौण रही है, नगण्य रही है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, बड़े प्रजामंडलों से सवाल तो आते ही हैं, उनको अब इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन छोटे प्रजामंडलों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ इसके बारे में, कैसे प्रजामंडल की यहाँ पे शुरुआत होती है। मैं लिखना चाहूँगा जमनालाल बजाज के नेतृत्व में 1927 को जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई। चरखा संघ की स्थापना की गई, ये ध्यान रखना। चरखा संघ 1925 में अजमेर में गठित हो चुका था, ये भी ध्यान रखना। चरखा संघ 1925 में अजमेर में गठित हो चुका था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे की मैं बात करूं, इस संघ के सदस्यों व जयपुर पुलिस के मध्य, है ना, इस संघ के सदस्यों व जयपुर पुलिस के मध्य एक दिन झड़प हो गई। इसके चलते सरकार व जनता, जयपुर की बात है, जयपुर में बार बार नहीं लिखूंगा, सरकार व जनता के मध्य दरार बन गई।
बन गई। ठीक है, सरकार व जनता के मध्य दरार बन गई। अब इस दरार को भरने के लिए सरकार ने, जयपुर सरकार ने एक आयोग बिठाया जिसकी अध्यक्षता जो कि नानकमल जौहरी व इफ्तिखार खान के नेतृत्व में गठित की थी, है ना, के नेतृत्व में एक आयोग बिठाया। ठीक है, अतः सरकार ने नानकमल जौहरी व इफ्तिखार खान के नेतृत्व में एक आयोग बिठाया। ठीक है, इफ्तिखार खान के नेतृत्व में एक आयोग बिठाया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इफ्तिखार खान और नानकमल जौहरी का नाम आपको याद रखना है। वैसे सवाल पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन इस प्रकार से जो है छोटा सवाल पूछा जा सकता है। किसी का कोई भरोसा नहीं है, आरपीएससी का तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आरपीएससी क्या सवाल पूछ ले कोई पता नहीं है। एक सवाल मैंने देखा था, यूपी के किसी एग्जाम में आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि मतलब गांधी जी से संबंधित 4 घटनाएं दे रखी थी। उस घटना में एक घटना ये भी लिख रखी थी कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब प्रारंभ किया, है ना। तो जब ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब प्रारंभ किया, तो ये सवाल तो बहुत बढ़िया है ना, पूछा जा सकता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, किसी भी तथ्य को लेकर, किसी भी कंसेप्ट को लेकर एकदम रेडी रहना है बिल्कुल, कि कोई भी सवाल आए हम उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, कम से कम मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से गलत मत करना, तो आप यकीन मानना आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम आगे की बात करें। इस प्रकार से ये तो आयोग बिठा दिया गया। इधर कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1931 में, रेड कलर से लिख देता हूँ, 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, यह राजपुताने का प्रथम प्रजामंडल था। यह राजपुताने का प्रथम प्रजामंडल था। और लिखे हम इसमें यह प्रथम प्रजामंडल था, लेकिन इसका जो आरंभ में जो उद्देश्य था ना, वो सामाजिक जागरूकता लाना था, है ना, राजनीतिक जागरूकता लाना नहीं था। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मगर इसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता लाना था। इसलिए अब देखो, सामाजिक जागरूकता लाना था, इसलिए यह जो प्रजामंडल था वो अभी इतना ज़्यादा सक्रिय हो नहीं पाया था, मगर 1938 से इसका उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता लाना हो गया था, है ना। लेकिन 1938 से राजनीतिक जन जागृति का कार्य किया। राजनीतिक जन जागृति का कार्य करने लगा, है ना। जयपुर प्रजामंडल भी 1938 से राजनीतिक जन जागृति का कार्य करने लगा। मगर 1936 वाली घटना भी हम लिखेंगे यहाँ पे विद्यार्थियों, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। मैं इसको मिटा रहा हूँ और 1936 से आगे की बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसके जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन की बात मैं लिखता हूँ, ना।
आप इसको उतारें और मैं जो है इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मिटा दिया मैंने। और जयपुर प्रजामंडल में जो है हीरालाल शास्त्री का भी योगदान रहेगा, लेकिन जमनालाल बजाज साहब का योगदान जो है वो काफ़ी रहा है ना। हीरालाल शास्त्री आगे जाके प्रधानमंत्री बनेंगे जयपुर के। उस जमाने में क्या था, प्रधानमंत्री बोलते थे मुख्यमंत्रियों को, है ना, इसलिए आपको कई जगह प्रधानमंत्री लिखा मिलेगा। चलिए अब 1936 की घटना में लिख देता हूँ, बोल के तो मैंने सुना दिया है कि 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। जमनालाल बजाज के नेतृत्व में चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया। हीरालाल शास्त्री ने भी जो है यहाँ पे कार्य किया था, तो ये बात मैं लिखना चाहूँगा। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया, लिखते हैं पुनर्गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया, है ना, जमनालाल बजाज द्वारा किया गया। अध्यक्षता चिरंजी लाल मिश्र ने की। अध्यक्षता किसने की? चिरंजी लाल मिश्र ने की। और हीरालाल शास्त्री का भी योगदान रहा था राजनीतिक स्फूर्ति फैलाने में, राजनीतिक जनजागृति के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हीरालाल शास्त्री ने राजनीतिक जागृति का काम किया, राजनीतिक जागृति का कार्य किया, ठीक है। हीरालाल शास्त्री ने राजनीतिक जागृति का कार्य किया, ठीक है। इसके बाद 1938 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, और हीरालाल शास्त्री के द्वारा इस समय जो है जो शेखावाटी किसान आंदोलन हो रहा था उसके सदस्यों को और जयपुर प्रजामंडल में मिला लिया गया था। ये बात हमको लिखनी है यहाँ पे, जिसके कारण ही और इसको प्रतिबंधित किया था फिर, है ना, जयपुर के शासक ने। तो वो बात मैं लिखूंगा यहाँ पे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का, ये पी से प्रजामंडल है ना, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। ये 9 मई को हुआ था ना, 1938 ये दिन था 9 मई का, ठीक है, 9 मई का दिन था, ये ध्यान रखना है। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, जयपुर में ही हुआ था ये, है ना, जयपुर में ही हुआ था, ये ध्यान रखना, जयपुर में, ठीक है। हीरालाल शास्त्री ने शेखावाटी किसान आंदोलन के सदस्यों को भी इस संगठन में शामिल किया, मतलब जयपुर प्रजामंडल जो संगठन बनाया इसमें शामिल कर लिया। इस वजह से जयपुर प्रजामंडल का दायरा बढ़ गया। अतः जयपुर के शासक ने इसको जो है
सॉरी, जयपुर प्रजामंडल को जो है यहाँ पे अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तब इन लोगों ने जो है यहाँ से अपना जो मुख्यालय था वो आगरा ले गए थे। ये वाली बात हम लिखेंगे यहाँ पे। 1939 में जयपुर प्रजामंडल को, मैं जेपी लिख रहा हूँ ना, जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तब जयपुर प्रजामंडल, जेपी है ना, जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय, ये बात पूछते हैं, ध्यान रखना, तब जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय कहाँ ले गए? आगरा ले गए, है ना, आगरा ले गए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आगरा ले गए। महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए सत्याग्रह प्रारंभ किया फरवरी 1939 में। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा ही लिखता हूँ, फरवरी 1939 में महिलाओं ने प्रजामंडल अवैध घोषित किए जाने का विरोध किया ना, प्रजामंडल अवैध घोषित किए जाने का विरोध किया, तथा सत्याग्रह प्रारंभ किया। अब सत्याग्रह प्रारंभ करने में कौन कौन सी महिलाएं थी, उनका नाम मैं यहाँ पे विद्यार्थियों लिखना चाहूँगा कि सत्याग्रह प्रारंभ करने में कौन कौन सी महिलाएं थी। तो उन महिलाओं में जो है विद्या देवी, है ना, दुर्गा देवी, रमा देवी, इस प्रकार से नाम था, विद्या, दुर्गा, रमा, है ना, शारदा, सुशीला, सुमित्रा। ठीक है, ये नाम था। तो इसमें देखो कौन कौन सी महिला थी, तो इसमें मैं नाम लिखूंगा रमा देवी, विद्या देवी, पूछते हैं ये नाम, ध्यान रखना, रमा देवी, विद्या देवी, दुर्गा देवी, इंदिरा देवी, शारदा, सुशीला, सुमित्रा, ये थी आदि ना। इन महिलाओं ने काफ़ी योगदान दिया था। इन्होंने योगदान क्या, इन्होंने जो है सत्याग्रह किया था, है ना, सत्याग्रह किया था। हीरालाल शास्त्री के आग्रह पर इन्होंने 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस भी मनाया, है ना, ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। इन महिलाओं ने हीरालाल शास्त्री के कहने पर 12 मार्च 1939 को 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस, जयपुर डे भी मनाया, जयपुर दिवस भी मनाया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और महिलाओं के साथ समझौता करना पड़ा। 18 मार्च को महिलाओं के साथ समझौता हुआ, जयपुर प्रजामंडल को पुनः वैध घोषित किया गया। ठीक है, तो ये मैं बात लिखूंगा यहाँ पे, अंततः सरकार व महिलाओं के मध्य समझौता हुआ, प्रजामंडल पुनः वैध घोषित किया गया, प्रजामंडल पुनः वैध घोषित किया गया। इस प्रकार
18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह समाप्त हुआ। ये जो महिला सत्याग्रह हुआ था ये वाला, ये समाप्त हो गया फिर कब? 18 मार्च 1939 को। ये डेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर दिवस भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तारीख जयपुर दिवस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको जरूर ध्यान रखना। बाकी ये नाम जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये मुख्यालय जयपुर ले गए थे, जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय आगरा ले गए थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। और अब हम यहाँ से आगे का इतिहास पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।